हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 49 यानी कार्यपत्रक संख्या 49 को। आज की हमारी वर्कशीट आसान रहने वाली है क्योंकि आज हम पुनरावृत्ति यानी कि दोहराई करने वाले हैं, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम बाल गोविंद भक्त हमारा पाठ है, उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 49 यानी कार्यपत्रक संख्या 49 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम बाल गोविंद भक्त की पुनरावृत्ति यानी दोहराई करने वाले हैं। आज की दिनांक है 29 अक्टूबर 2020। बाल गोविंद भक्त है वो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया और ये एक रेखा चित्र है, शब्द चित्र है। शब्द चित्र वो होता है जब हम शब्दों के द्वारा किसी घटना का, किसी व्यक्ति के बारे में चित्र बनाते हैं, यानी कि हमारे मन में उस दृश्य ऐसा लगता है कि जैसे सीधा प्रसारण हो रहा हो, सीधा हम लाइव टेलीकास्ट उसकी देख रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं रेखा चित्र या शब्द चित्र। तो हमें एक गद्यांश दिया गया, उसको हमें पढ़ना है। उसके बाद आसान से प्रश्नोत्तर है जिनको हम हल करने वाले हैं। ये जो पाठ है हमारा राम गोविंद भक्त, ये क्षितिज भाग 2 से लिया गया, गद्य खंड का दूसरा पाठ है ये। और इसमें एक तरीके से शब्द चित्र खींचा गया, रेखा चित्र खींचा गया। किसका? बाल गोविंद भक्त का। अब रेखा चित्र क्या होता है? जैसा हमने अभी बात की कि शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन करना जिससे आपके मन में वो जीवंत या साकार लगे, तो उसे हम रेखा चित्र या शब्द चित्र कहते हैं। यानी कि हमारे मन में कोई घटना, कई बार आपने देखा हो कोई शिक्षक या कोई कहानी बताता है, किसी घटना के बारे में बताता है, तो हमें ऐसे लगता है कि हम वहीं पर मौजूद हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेखा चित्र या शब्द चित्र। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है। किस विलक्षण व्यक्तित्व की बात करें? बाल गोविंद भक्त की बात करें कि उनको एक विलक्षण व्यक्तित्व कहा गया है क्योंकि वो आडंबर रहित, स्वार्थ रहित और लोभ रहित जीवन व्यतीत करते थे। साथ ही साथ वो मानवीय सेवाओं से जुड़े हुए थे, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए थे, वो सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध करते हैं, तो इसलिए उनको विलक्षण व्यक्तित्व कहा गया है। और उनका सजीव वर्णन, जैसे अभी हमने बात की, सजीव ऐसा लगना कि जैसे हम उस घटना के आसपास हैं, जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक भी हैं। कौन प्रतीक है यहाँ पर? बाल गोविंद भक्त। वे गृहस्थ हैं, यानी कि वो सन्यासी नहीं है बल्कि अपना शादीशुदा जीवन है वो व्यतीत करें। वो गृहस्थ हैं, किसान भी हैं और सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं। अब सन्यासी न होते हुए सन्यासी होने का कारण ये कि सन्यासी में जो गुण होने चाहिए वो सभी के सभी गुण, विशेषताएं बाल गोविंद भक्त में भी है, क्योंकि लोभ, लालच, स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान है वो। यही गुण होने चाहिए सन्यासी में। वे सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर भी प्रहार करते हैं। जैसे हमने पाठ में पढ़ा कि कई बार ऐसा होता है, जैसे वो विधवा जो पुनर्विवाह है, जो उस वक्त कुरीति मानी जाती थी, उसका वो समर्थन करते हैं कि विधवा विवाह होना चाहिए। साथ ही साथ वो सन्यासी यानी कि साधुओं के भिक्षा मांगकर खाने का भी विरोध करते हैं। इससे ही पता चलता है कि वो कितने साधारण थे और सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उनके भी वो विरोध में खड़े होते हैं। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आसान से प्रश्नोत्तर दिए गए आज की वर्कशीट में। कुल 5 टोटल हमारे आज के प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया, अभी हमने डिस्कस किया था कि रेखा चित्र क्या होता है। शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, घटना का वर्णन इस प्रकार करना कि हमारे मन में उस व्यक्ति या घटना का चित्र बन जाए, उसे हम बोलते हैं रेखा चित्र या शब्द चित्र। दूसरा प्रश्न दिया गया, बाल गोविंद भक्त सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि बाल गोविंद भक्त सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी है? क्योंकि वह लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित है। वह साधारण जीवन जीते हुए भी मानवीय सेवा के पक्षधर है। तो इसलिए यानी बाल गोविंद भक्त में वो सभी गुण हैं जो एक सन्यासी में होने चाहिए, इसलिए उनको सन्यासी कहा गया। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वही जो हमने ऊपर डिस्कस किए कि मेरे विचार से सच्चे सन्यासी में लालच, लोभ, स्वार्थ नहीं होना चाहिए तथा उसमें मानवीय सेवा या समाज सेवा की भावना होनी अति आवश्यक है। चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया कि किन किन घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भक्त सामाजिक सुधार और महिला पुरुष जो समानता के पक्षधर थे। यानी
यहाँ पे हमें इस पाठ से कई सारे उदाहरण देने कि वो सामाजिक सुधार के पक्षधर थे बाल गोविंद भट्ट और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। जैसे पहला, उन्होंने अपने पुत्र केशव को समय मुखाग्नि न दे करके अपने पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई। इससे पता चलता है कि वो पुरुष और महिला समानता के पक्षधर थे। दूसरा, उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए कहा, उसके भाई से वो कहते हैं कि इसको ले जाकर के इसका पुनर्विवाह करवा दिया जाए। तो इससे पता चलता है कि वो समाज सुधार के भी पक्षधर थे और वो चाहते थे कि महिला और पुरुषों को एक समान अधिकार मिले। तीसरा, वे साधुओं के संबल लेने यानी कि भिक्षा मांग करके खाना खाने का वो विरोध करते हैं। तो ये 3 उदाहरण है जिनसे सिद्ध होता है कि वो सामाजिक सुधार के पक्षधर थे और महिला पुरुष समानता के भी पक्षधर थे। उसके बाद 5वां जो प्रश्न दिया गया, ये गतिविधि है जिसमें हमें अपने संस्मरण के आधार पर, संस्मरण जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि अपनी स्मृति यानी अपनी याददाश्त के आधार पर हमें किसी व्यक्ति या दृश्य का या घटना का वर्णन करना है। तो यहाँ पर जैसे इसको हमें कैसे वर्णन करना कि वो हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक रेखा चित्र बन जाए, जैसे कि हम वहाँ पर मौजूद हो। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया। 8वीं कक्षा में मेरे एक शिक्षक थे राधा कृष्ण। छोटा कद था, थोड़े लंबे बाल थे और हमेशा मोटे शीशे का चश्मा पहनते थे। वह लगभग हर 10 मिनट के बाद अपने चश्मे को उतारते और फिर उसका शीशा साफ किया करते थे। चेहरे से वह हमेशा गंभीर लगते थे और रहते भी गंभीर थे, लेकिन कुछ इस तरीके से वो घटनाओं का वर्णन करते थे कि अच्छे भले की हंसी छूट जाए, यानी खुद को हंसी नहीं आती थी लेकिन दूसरे की हंसी छूट जाती थी। वह पढ़ाते नहीं थे बल्कि पाठ को हमसे जोड़ते थे। ऐसा लगता था जैसे सीधा परेशान हो रहा हो। तो ये था, मैंने एक घटना या एक व्यक्ति या दृश्य का वर्णन करना था तो मैंने एक व्यक्ति का वर्णन किया। तो आप भी अगर इसी को एज इट इज़ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपका भी ऐसी कोई घटना या दृश्य का वर्णन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, आसान सी वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वीक की हमारी जो वर्कशीट है उसमें 47 है वो मंडे को आई है जो सोशल साइंस इंग्लिश की है। 48 जो हमारी वर्कशीट पहले ही आ चुकी है वो ट्यूसडे को रहेगी हिंदी और साइंस मैथ्स की। 48 जो एसएस और इंग्लिश की है वो वेडनेसडे को रहेगी, बुधवार को रहेगी, और थर्सडे को ये वर्कशीट है। तो वर्कशीट का शेड्यूल काफ़ी सारा चेंज हो गया। तो ऑलरेडी हम 48 नंबर है पब्लिश की जा चुकी है 48 तक, तो ये 49 नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।